बाजार बोलता है, इसमें एफआईज डीआईज का डेटा एक बार देख लेते हैं। कल भी एफआईज माल खरीद के ले गए, यही एक मार्केट को अच्छी बात लग रही है। 3795 करोड़ रुपए का माल एफआईज खरीद कर ले गए हैं और 1398 करोड़ का माल डीआईज ने कल के सत्र में सेल किया था। तो कल जो एक मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस दिख रही थी आपको मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो वो डीआईज की साइड से दिख रही थी। एफआईज ने इंडेक्स को संभाला हुआ है। एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से रुझान चल रहा है इस समय ग्लोबल इंडिसेस का। और ग्लोबल इंडिसेस में देखें तो कल यूएस मार्केट तो करीब 1% गिरकर बंद हुआ और शंघाई हैंसेंग निकाई कोस्पी में करीब ग्रीन मार्क बना हुआ है। लेकिन इसी बीच भारतीय सेना की तरफ से एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे वहां पर चलते हैं। पूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और राष्ट्र दोनों के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें टीआरएफ के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में टीआरएफ की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो टीआरएफ जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में 25 अप्रैल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में टीआरएफ के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर-ए-तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर विश्व और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी जाना जाता है। साजिद मीर का मामला, जिसमें इस आतंकवादी को पाकिस्तान ने मृत घोषित कर दिया था और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परिणाम स्वरूप वो जीवित पाया गया, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। यह स्वाभाविक है कि पहलगाम में हुए
इस हमले से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। हमलों के बाद भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कुछ कदम उठाए। आप सभी उन निर्णयों से अवगत हैं जिसकी घोषणा 23 अप्रैल को की गई थी। तथापि यह आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमारे फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर विक्रम मिस्री ने बताया कि किस तरह से हमारी तरफ से एक रेस्पॉन्ड किया गया है और एक सोचा समझा, एक कैलकुलेटिव अटैक ये था, जिसमें कि कोशिश ये की गई कि जवाब उन्हें मिले, उनको ये पता चले कि हाँ आपने एक गलती की थी, उसकी आपको सज़ा दी गई है। अब उस पर बहुत सारी इंटरनेशनल राजनीति होगी, वो सब कुछ हो ही रहा है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जहां पर कि अच्छी स्ट्रेंथ या वीकनेस बनी हुई है। तो टॉप गेनर्स और लूजर्स को देखते हैं तो ICIL करीब 7.5%, वेल्सपन लिविंग करीब 7.5%, गोकिक्स, KPR मिल, VTL ज़्यादातर आज टेक्सटाइल शेयर ऊपर है। उसका एक वजह भी है कि इंडिया का ब्रिटेन के साथ जो ट्रीटी साइन हुआ है, ट्रेड डील साइन हुई है, उसकी वजह से इन सभी को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है टेक्सटाइल कंपनीज को कि यहाँ पर अच्छे बिजनेस करा जाए UK के साथ। उस पर डिटेल में बात करेंगे। टॉप लूजर्स के पर एक बार नज़र डाल लेते हैं वहाँ पर कौन से काउंटर हैं जो कि आज गिरे हुए हैं। तो चंबल फर्टिलाइज़र करीब 4%, BBTC करीब 4%, JBM करीब 4%, टार्क और सुवेंट फार्मा करीब 3.5% गिरे हुए हैं। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे थे कि भारत पाक टेंशन आज सबसे अहम मुद्दा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई जो की, उसमें भारत का क्लेम यह है कि आतंकी ठिकानों पर मिसाइल दागी गई और वहाँ पर जो कई सारे आतंकवादी ठिकाने ख़त्म किए गए हैं। पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों को नहीं अप्रोच किया गया है, न टच किया गया, ये भारत की तरफ से बयान आया है। पाक के भावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में हमले किए गए हैं। पाकिस्तान ने कहा कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। अमित सर, यही मेरा क्वेश्चन भी था कि पाकिस्तान जो कह रहा है कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, ये अगर जवाबी कार्रवाई होती है फिर इंडिया भी शायद कहे कि हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। ऐसे ही अक्सर युद्ध भी शुरू हो जाते हैं। ये लग रहा है कि ये जवाबी कार्रवाई थोड़ी लिमिटेड ही है रहेगी पाकिस्तान की तरफ से भी और फिर दोनों पक्ष शांत हो जाएंगे, या लग रहा है कि ये युद्ध की तरफ हम जा रहे हैं? नहीं विवेक, मुझे नहीं लगता कि हम एक युद्ध की तरफ जा रहे हैं। अगर आप ध्यान करें, 2019 में पहले पुलवामा अटैक हुए थे और उसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने बालाकोट में जो है वो कुछ बॉम्ब्स वगैरह गिराकर उन्होंने वहां पे कुछ टेररिस्ट सेंटर्स पे इंडिया ने अटैक किया था।
और उसके जवाब में पाकिस्तान ने केवल एक सिंबॉलिक कार्रवाई की थी। उन्होंने कुछ अपने फाइटर प्लेन्स को जो है इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करा के उन्होंने जो है कुछ बम और मिसाइल जो है दागे थे, जो कि नो मैन लैंड में गिरे थे। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई सिंबॉलिक जरूर पाकिस्तान एक्ट करेगा, मगर वो भी बहुत मेजर्ड होगा, और वो भी जो है वो उसकी भी कोई बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन नहीं होगी। तो मैं समझता हूं कि ये मैटर अब जो है अपने नेचुरल कंक्लूजन पे जा रहा है, विच इज कि फाइनली जो है वो ये सारी जो है चीजें बंद होंगी। बॉर्डर पे जो क्रॉस फायरिंग चल रही है वो भी जो है धीरे धीरे करके आने वाले कुछ हफ्तों में कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। तो आई थिंक सिचुएशन नॉर्मल सी की तरफ जा रही है। ऑफ कोर्स दोनों कंट्रीज में जो है पॉलिटिकली टेंशन्स बने रहेंगे, वक्तव्य जो हैं जारी होते रहेंगे, और कोई अच्छे कॉन्टेक्स्ट में वार्तालाप जो है वो शायद अभी नहीं हो पाएगी। मगर मुझे लगता है ये का सिलसिला मोरलेस जो है ये अपने कंक्लूजन पे जा रहा है, और कोई भी वॉर जैसा सिचुएशन बनती नजर नहीं आ रही है। तो मार्केट में, और ये चीज ऑलरेडी डिस्काउंट भी हो रही है कहीं ना कहीं मार्केट्स में। आप देख रहे हैं कि मार्केट्स बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं। मार्केट्स में कोई वॉर फियर जो है वो आज हमें नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर। वॉरफेयर नहीं है, लेकिन यस, टेंशन शुरू या टेंशन ख़त्म, यही आज की एक बात थी कि टेंशन ख़त्म इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी साइड से की, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपनी साइड से शुरू तो नहीं करेगी, यही एक सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन सर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ अब होने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी भारत ब्रिटेन की ट्रेड डील, जहां पर कि हमने देखा कि 3 साल की लगातार बातचीत के बाद फाइनली ये ट्रेड डील हुई है, और 2030 तक व्यापार को डबल करने की बातें हो रही हैं कि 60 बिलियन तक अपना दोनों देश ट्रेड को लेकर जाएंगे। भारत के 99% गुड्स पर 0% ड्यूटी लगेगी, और ब्रिटेन के 90% गुड्स पर धीरे धीरे ड्यूटी कम की जाएगी। तो ये एक डील हुई है भारत और ब्रिटेन के बीच में। इसमें हम बता दें कि कुछ एक जो डेटा पॉइंट्स हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसमें जो डेटा है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो यूके की ड्यूटी है वो ज़ीरो हो जाएगी ऑलमोस्ट 99% ऑफ द इंडियन गुड्स पर। और विस्की एंड जिन जो आती है, इसमें अभी जो ड्यूटी है वो करीब 150% है, जिसको घटाकर 75% करने की बात है। ऑटोमोटिव सेक्टर में 100% से ड्यूटी घटाकर 10% पर लाने की बात है। तो कहीं ना कहीं कार सस्ती होंगी, और लंदन से या ब्रिटेन से जो लिकर प्रोडक्ट आते हैं वो सस्ते होंगे। तो क्या कुछ सस्ता होगा, एक बार उसको भी देख लेते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि ब्रिटेन हमें एक्सपोर्ट करने वाला है। कार, लिकर, कॉस्मेटिक, एरोस्पेस, लैम्प, मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक मशीन, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट्स और बिस्किट्स, इन सभी के प्राइजेस हो सकता है जो इंटरनेशनली जो हम इंपोर्ट करते हैं वो सस्ते होते हुए दिखाई दें। हालांकि ये भी बता दें कि जो ब्रिटेन से माल आता है वो ऑलरेडी एक प्रीमियम कैटेगरी का आता है, उस पर ड्यूटी घटने से कहीं ना कहीं वो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी थोड़ा सा, लेकिन वो अफोर्डेबल रेंज पे होंगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन भारत के लिए कहाँ पर एक्सपोर्ट के मौके हैं ये एक बार देख लेते हैं। टेक्सटाइल कंपनियां, इनको सीधा फ़ायदा मिलेगा क्योंकि बड़ा मार्केट है यूके का और उसको एक्सेस करने का मार्केट मिलेगा। फुटवियर कंपनीज पर नज़र रखनी होगी। फूड प्रोडक्ट, स्पोर्ट्स गुड्स, टॉयज़, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। हम ऑटो कंपनियां उनकी मार्केट देखती हैं ज़्यादा, लेकिन ऑटो पार्ट्स वाली कंपनियां हमारी ज़्यादा वहाँ पर काम करती हैं। केमिकल सेक्टर को फ़ायदा मिल सकता है, इंडियन आईटी सेक्टर को फ़ायदा मिल सकता है, और एजुकेशन सेक्टर को फ़ायदा मिल सकता है। अमित सर, आप दोनों साइड पर वहाँ से जो एक्सपोर्ट होगा और जो यहाँ से एक्सपोर्ट होगा उसमें कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, कहाँ पर फ़ायदा होगा? देखिए, जहाँ तक हमारे एक्सपोर्ट्स का सवाल है, मुझे लगता है सबसे बड़ा फायदा जो है वो टेक्सटाइल्स को होगा और जेम्स एंड ज्वेलरी को होगा। आई थिंक ये 3 सेक्टर्स को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आईटी का जो है, मैं अभी बहुत ज्यादा मैंने विश्लेषण में नहीं कर पाया हूँ, तो मैं कह नहीं पाऊंगा कि आईटी को कितना फायदा होएगा, बिकॉज ये ट्रेड डील जो है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के ऊपर है और आईटी में सर्विसेज भी आती हैं काफी। तो इसलिए जो है वहां पर तो मैं नहीं कह सकता, मगर हाँ इन 2-3 सेक्टर्स को काफी फायदा होएगा। और रही बात इंपोर्ट की, तो मुझे नहीं लगता कि उससे जो है हमारा कोई
इंडिया की कोई इंडस्ट्री बहुत ज्यादा थ्रेटन होएगी, क्योंकि यूएस यूके से जो भी चीजें इंपोर्ट हो रही हैं वो ज्यादातर बहुत हाई वैल्यू और हाई एंड चीजें इंपोर्ट हो रही हैं, जो कि इंडिया में जिनकी अभी कोई कंपीटिंग इंडस्ट्री कोई विशेष नहीं है। सो आई थिंक ये बहुत फेवरेबल डील है, और इससे जो है वो इंडिया की इंडस्ट्री को, इंडिया की कंपनीज को काफी फायदा होएगा। एंड आई थिंक दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। आई होप और भी कई कंट्रीज के साथ इस तरीके की डील्स हमारी ऑलरेडी इन द प्रोसेस हैं। सो आई थिंक आने वाले टाइम में आप इसका बेनिफिट देखेंगे। और पर्टिकुलरली मुझे लगता है टेक्सटाइल्स और फुटवेयर, जहां पे हम कोशिश कर रहे हैं मार्केट शेयर खींचने की, और इलेक्ट्रॉनिक्स में जहां पे हम कोशिश कर रहे हैं अपने आप को एक ग्लोबल प्लेयर स्टैब्लिश करने की, आई थिंक यहाँ पे धीरे धीरे करके जो है इंडिया की पोजीशन बेहतर होगी। जी, आगे बढ़ते हैं। ये भारत यूके की ट्रेड डील के अपडेट्स हैं, लेकिन टैरिफ अपडेट भी है एक, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर ज़ीरो ड्यूटी के लिए तैयार हो गया है इंडिया, और कनाडा के साथ भी ट्रेड को लेकर अमेरिका की बातचीत शुरू हो रही है। सर, कैसे देख रहे हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि भारत ज़ीरो ड्यूटी के लिए तैयार हो गया है, तो कौन सी कंपनियां होंगी जिनको नुकसान होगा, जिनको उनका इंपोर्ट झेलना पड़ेगा, उनकी एक मार्केट एक्सेस खुलेगा, लेकिन कौन सी ऐसी कंपनियां होंगी या सेक्टर्स होंगे जिनको कि फ़ायदा भी मिलेगा? यानी कि अगर भारत ट्रेड पर ड्यूटी ज़ीरो करने वाला है, दैट मीन्स कि अमेरिका से इंडिया की ट्रेड डील तो ऑलमोस्ट डन हो ही जाएगी, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहाँ पर फ़ायदा मिलेगा, कहाँ नुकसान होगा? देखिए विवेक, मैं इस बात की बिल्कुल भी जो है मैं इससे सहमत नहीं हूं कि इंडिया जो है वो ड्यूटी जीरो करेगा। यूएस से जो है इंडिया में कुछ कार्स आती हैं, मोटर बाइक्स आती हैं, डिफेंस इक्विपमेंट आते हैं, ऑयल एंड गैस आता है। ऑयल एंड गैस पे अगर इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी कम भी कर दे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इंडिया के पास साथ में एक एक्साइज ड्यूटी और वो सब रिजीम है जहां पे वो उसको टेक केयर कर लेगा। मगर जो प्रोडक्ट्स एक्साइज ड्यूटी के रिजीम में नहीं है, मोटर बाइक्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, मुझे नहीं लगता कि ड्यूटी जीरो इंडिया कर सकता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें डोनाल्ड ट्रंप की इस स्टेटमेंट को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना पड़ेगा। ये जरूर है कि हम एक ट्रेड डील की तरफ अग्रसर हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने कल पिछले कुछ दिनों में कई बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स दी हैं। एक तरफ उन्होंने जीरो ड्यूटी की बात की है, दूसरी तरफ उन्होंने कल ये भी कहा है कि वो कोई हर कंट्री के साथ अलग अलग ट्रेड डील नहीं करेंगे, वो एक कुछ कैटेगरीज बना देंगे ड्यूटीज की, बेस्ड ऑन की रेसिप्रोकल ड्यूटी क्या रहेंगी। सो आई थिंक बहुत मिक्स स्टेटमेंट्स आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। सो मगर मैं किसी भी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि इंडिया जो है यूएस इंपोर्ट्स पे ड्यूटी जीरो कर देगा। दिस इज हाईली हाईली अनलाइकली। ठीक है। सर, अगर ड्यूटी हम नहीं भी करते हैं ज़ीरो, चलिए कम कर देते हैं, इतना तो हम शायद कर ही सकते हैं अमेरिका के दबाव में या डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में, तो कहाँ पर, कौन से सेक्टर्स पर नज़र रखें? देखिए, इंडिया में अगेन जो सबसे बड़ा जो फायदा होएगा वो इंडिया के फुटवेयर, टेक्सटाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीन सेक्टर्स जो हैं इंडिया में, इनको बहुत फायदा होएगा, क्योंकि तीनों में ही हमें जो है अभी बाकी रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से बहुत बड़ा मार्केट शेयर हमें लेना है। एंड आई थिंक उसके तरफ हम जो है ऑलरेडी अग्रसर हैं। और रही बात इंपोर्ट की, तो अगेन आई थिंक यूएस से मोस्टली हाई वैल्यू और हाई एंड आइटम्स आती हैं। जैसे मोटर बाइक्स में बात करें तो हार्ले डेविडसन आएगी, जिसका फिलहाल कोई बहुत मेजर कंपेटिटर नहीं है। ऑफ कोर्स आयशर मोटर जो है हाई एंड बाइक्स बनाता है, मगर हार्ले डेविडसन उससे भी ज्यादा हाई एंड बाइक्स बनाता है। सेम सिचुएशन जो है वो ऑटोमोबाइल्स की है, और सिमिलर सिचुएशन ही जो है वो लिकर की है। सो ड्यूटी कम होएंगी, और उसके वजह से हो सकता है इंडिया की कुछ कंपनियों को जो है थोड़ा सा compete करना पड़े, और उनको जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा डिसएडवांटेज हुए। मगर मुझे नहीं लगता कि वो कोई एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर होगा या कोई बहुत बड़ा हमारी इंडस्ट्री का शेयर। ठीक है।
अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर में यहाँ पर देखें तो आज फेड की मीटिंग होने जा रही है। फेड मीटिंग की घोषणाएं आज इवनिंग में हो जाएंगी। ब्याज दरें स्थिर रहने का अनुमान है और मौजूदा इंटरेस्ट रेट यूएस में करीब 4.5% का चल रहा है। अमित सर, अगर यूएस में फेड अपनी जो इंटरेस्ट रेट है उसको एक रेंज मतलब स्थिर रखता है और आने वाले समय में भी रेंज में रहने की ही प्रेडिक्शन देता है, कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा? क्योंकि जिस तरह की उनके इन्फ्लेशन के हालात हैं और उनकी इकोनॉमी के हालात हैं, किस तरह की कमेंट्री आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जेरोम पेवोल से? देखिए, पहली बात तो ये साफ है कि आज इंटरेस्ट रेट कट होने की संभावना प्रैक्टिकली जीरो है। और मुझे लगता है कि जून मीटिंग में भी इंटरेस्ट रेट कट होने की संभावना ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि अभी वो हालात नहीं है जहां पे यूएस जो है वो इन्फ्लेशन को फॉर ग्रांटेड ले पाए। एटलीस्ट फेड ऐसा नहीं समझता। सो मुझे लगता है कि थोड़ा हॉकिश रहनी चाहिए आज की फेड की मीट। और कहीं ना कहीं वो कमेंट्री जो है वो ये देंगे कि भाई जो ये टैरिफ सिचुएशन जो अनफोल्ड कर रही है, अभी इस बात में पूरी क्लैरिटी नहीं है कि वो टैरिफ सिचुएशन का एंड गेम क्या होगा, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया कि चाइना के साथ एक्टिव नेगोशिएशन शुरू होने वाली, तो चाइना की ड्यूटीज कम होंगी, पूरी संभावना है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी जो है उतनी ड्यूटीज नहीं लगेंगी जितनी की पहले अनाउंस की गई थी और बाद में डेफर कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं अभी बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअल टैरिफ्स कितने होंगे। तो ये देखते हुए मुझे नहीं लगता कि फेड जो है अभी कोई बहुत ज्यादा क्लियर व्यू ले सकता है। मगर कंसिडरिंग कि जो अभी रिसेंट जो डेटा आया है, जो आईएसएम्स का डेटा आया है, नॉन पेरोल का एम्प्लॉयमेंट का डेटा आया है, वो सभी थोड़ा थोड़ा हॉकिश था विवेक। तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ी सी हॉकिश आउटकम होने की संभावना है आज की मीटिंग की। और फेड मगर बहुत ज्यादा अभी फेड के पास क्लैरिटी नहीं है, तो वो आने वाले समय के लिए दोनों ऑप्शंस रखेगा। मगर एज ऑफ नाउ दे कैन नॉट अफोर्ड टू बी वेरी डविश। ठीक है, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं सर। अगली खबर है कच्चे तेल और गोल्ड को लेकर। कल हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल और गोल्ड दोनों में ही करीब 3% तक की तेज़ी आती हुई दिखाई दी। EIA की तरफ से आज इन्वेंट्री डेटा आएगा क्रूड ऑयल का, जिसकी वजह से शायद शॉर्ट कवरिंग कच्चे तेल में पहले ही देखने के लिए मिली है। और जियोपॉलिटिकल रिस्क जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनली बढ़ रहे हैं, उसका एक इम्पैक्ट आई थिंक गोल्ड की कीमतों पर चल रहा है, क्योंकि हमने देखा कि इज़राइल हमास भी लगातार अब एक्टिव दोबारा हो गए हैं। वो जो युद्ध रुकता हुआ दिख रहा था, सीज़ फायर रुकता हुआ दिख रहा था, वो फिलहाल दूसरी साइड पर चला गया। और अब इज़राइल ने कल भी हमने ये बात की थी कि कैबिनेट ने उनको मंजूर किया है कि वो हमास को पूरी तरह से नष्ट कर दें और वहाँ पर जो भी अपने लोग हैं उनको छुड़ाएं। और काफ़ी कुछ एग्रेसिव कदम इजराइल उठा रहा है। साथ ही अगर देखें तो रशिया यूक्रेन के युद्ध में भी जो 24 घंटे के अंदर ट्रंप के आने के बाद रुकने की बात थी, वो रुका नहीं है। सर, कैसे देख रहे हैं गोल्ड कीमतों को और कैसे देख रहे हैं क्रूड ऑयल कीमतों को, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, हमारे कौन से शेयर्स पर होगा? देखिए, पहले तो मैं क्रूड ऑयल की कीमत पे आता हूँ। मुझे नहीं लगता कि क्रूड ऑयल की कीमतें जो हैं वो जियो पॉलिटिकल रिस्क की वजह से बढ़ी हैं, बिकॉज इसराइल गाजा जो है वो अगर उसको एक ब्रॉडर मिडल ईस्ट में कोई कॉन्फ्लैग्रेशन या एक ब्रॉडर मिडल ईस्ट में कोई वॉर में तब्दील होना था तो अभी तक उसको हो जाना था। ऐसा अभी कुछ भी ना हुआ है और ना ही होने वाला है। सो इसलिए जो है वो क्रूड ऑयल की जो कीमतें बढ़ी हैं पिछले 2 दिन में, वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि उससे पहले बहुत तेजी से जो है क्रूड ऑयल की कीमतें गिरी थी, बिकॉज ओपेक जो है आउटपुट एक्सपैंड कर रहा था। एंड देन पीपल रियलाइज्ड कि जो अब क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस आ गए हैं, इसमें धीरे धीरे करके यूएस की प्रोडक्शन बहुत कम होने वाली है, बिकॉज यूएस में जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो अधिकतर एरियाज की जो है मोर देन $61-62 है। तो यूएस में अगर करंट कीमतें बनी रही तो यूएस की शेल प्रोडक्शन जो है, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, आने वाले 3 सालों में यहां से कुछ मिलियन बैरल्स कम हो जाएगी। तो ये एक बड़ी वजह है बढ़ने की। बाकी जहां तक जियो पॉलिटिक्स का सवाल है, उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है, मगर कोई विशेष इम्पैक्ट नहीं है। अब हम आते हैं गोल्ड पे। यस, गोल्ड पे जो है वो जियो पॉलिटिकल न्यूज का इम्पैक्ट है, बिकॉज गोल्ड अभी एक ऐसे फेज में चल रहा है जहां पे कि
सिर्फ एक छोटा सा ट्रिगर चाहिए होता है बुल्स को बाय करने के लिए। तो पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा कि गोल्ड ऑलमोस्ट $200 बढ़ गया 2-3 दिनों में। और जियो पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हुई वो केवल एक ट्रिगर था लोगों को दोबारा से जो है वो उत्सुक बनाने के लिए कि भाई अब आप गोल्ड को खरीद लीजिए। ये एक फेज है गोल्ड का, ये ऐसा फेज जो है ना तो लॉन्ग टर्म में चल सकता है और ना ही कभी लॉन्ग टर्म में चला है। गोल्ड कैनॉट बी एन आंसर टू ईच एंड एवरी स्मॉल जियोपॉलिटिकल इशू इन द वर्ल्ड। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो अभी वो एक फेज में चल रहा है, मगर गोल्ड बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, ओवर प्राइस्ड है, ओवर स्ट्रेच्ड है, तो आने वाले टाइम में उसको डाउन आना ही है। और आई थिंक यूएस चाइना की जैसे ही नेगोशिएशंस की बात शुरू हुई तब इमीडिएटली हमने देखा कि गोल्ड की कीमतें गिरी हैं। कल के हाई से गोल्ड अभी कोई $40-45 नीचे चल रहा है। तो मुझे लगता है गोल्ड भी आने वाले टाइम में गिरेगा और क्रूड ऑयल जो है मुझे लगता है एक रेंज में आ जाएगा और ना तो बहुत ज्यादा डाउनसाइड है और ना ही बहुत ज्यादा यहाँ से अपसाइड है। तो सर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर्स हमने देखा कि चले हैं पिछले कुछ दिनों में, लाइक आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, अगर आप बता रहे हैं कि क्रूड ऑयल एक रेंज में रहेगा तो इन पर क्या व्यू रहेगा? आई थिंक रेंज बाउंड विवेक, क्योंकि ये रिजल्ट्स अब इन तीनों के ही आ चुके हैं और वो काफी हद तक सब प्ले आउट हो चुके हैं, डिस्काउंटेड हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई बहुत ज्यादा अपसाइड या डाउनसाइड है इन कंपनियों में। तो मेरा मेरा टोटली उनके ऊपर न्यूट्रल स्टांस है। हम उनके ऊपर बहुत बुलिश थे टिल मार्च, टिल फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च, जब बीपीसीएल का प्राइस 240-250 के रेंज में था। बट अब हम उस स्पेस पे बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है और मुझे नहीं लगता कि क्रूड ऑयल अभी अगर एक रेंज में आ जाएगा तो इसका कोई बहुत बड़ा विशेष इम्पैक्ट इंडिया में होने वाला है। बट हाँ, ओवरऑल ये लेवल ऑफ क्रूड ऑयल इंडिया के लिए फेवरेबल है, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए फेवरेबल है, हमारी रिफाइनिंग सेक्टर के लिए फेवरेबल। सो टू दैट एक्सटेंट इट इज फेवरेबल, बट लार्जली इट हैज ऑलरेडी प्लेड आउट। सर लास्ट क्वेश्चन, अभी आप पोर्टफोलियो में अपने क्या ऐड कर रहे हैं, क्या आपने रिड्यूस किया है? विवेक, हमने ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो में हम ओवरवेट से काफी अंडरवेट आ गए हैं, बिकॉज ये रैली काफी हद तक प्ले आउट हो चुकी है। हम मार्केट पे अभी कोई बहुत ज्यादा नियर टर्म बुलिश नहीं है, तो इसलिए हमने अपनी जो जितनी भी ओवरवेटेज थी वो हमने सारे उतना हमने स्टॉक्स अपने सेल कर दिए हैं और हम अब तकरीबन अपने पीएमएस में लेस देन 15% एक्सपोजर पे आ गए हैं ऑन इक्विटीज। हम यहाँ से बिल्कुल भी बुलिश नहीं हैं। ये हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया की जो है वो चूंकि कोई वॉर सिचुएशन नहीं बन रही है तो हमें एक रिलीफ रैली देखने को मिल जाए इंडियन मार्केट में, बट ओवरऑल इंडियन मार्केट में ज्यादा अपसाइड नहीं है। हाँ, आज हमने जो है सुबह फर्स्ट हाफ में ऐड किया है येस बैंक, क्योंकि मुझे लगता है कि येस बैंक 18.5 के भाव पे इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव बाय एंड आई फील कि आने वाले टाइम में हम इसको यहाँ से अनदर 15-20-25% का राइज देख सकते हैं। सो हम अब बहुत ही सेलेक्टिवली बाइंग करेंगे विवेक, और मोस्टली अब हम धीरे धीरे करके मार्केट में डिसइन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट्स बुक करेंगे, क्योंकि मार्केट में हमें बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं दिखता है। जो इंडिविजुअल स्टॉक्स अगर हमें बहुत अच्छे लगे तो उनमें हम जरूर खरीदारी कर सकते हैं, बट ओवरऑल वी आर नॉट वेरी नियर टर्म बुलिश ऑन द इंडियन मार्केट। ठीक है अमित सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रचित खंडेलवाल जुड़ चुके हैं बीएनके सिक्योरिटीज़ के हेड हैं। रचित भाई, गुड मॉर्निंग। सर, आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। माय प्लेजर सर। रचित जी, कैसे देखा आपने कल रात 2 बजे? तो शायद स्टॉक मार्केट के लोगों को तो मैसेजेस ने जगा दिया होगा, जो लोग सो भी गए थे तो उनको फोन्स ने उठा दिया होगा, जिनकी पोजीशंस थी मार्केट में। आप भी जागे हुए थे या सुबह ही पता लगा आपको? नहीं, इसमें क्या है ना विवेक सर, एक्चुअली कल मैं आपके शहर में था और अरे एक समिट थी, एमएसएमई की समिट थी, वो अटेंड ओके। करके मैं आई वाज जस्ट ट्रैवलिंग बैक फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, एंड
while I was traveling back तो on and off I was checking the phone. सबसे पहले ये अपडेट आया और ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और ऐसे ऐसे हाँ। हुआ है, तो क्लैरिटी नहीं थी कि किस इंटेंसिटी का हुआ है। बट समहाउ ऐसा लगा कि हाँ किसी तरीके का मोबिलाइजेशन तो हुआ है, तो फिर इसको इंक्वायरी चालू हुई और कहीं ना कहीं अभी मैं जब आपकी ही स्क्रीन पे अपनी शक्ल देख रहा हूँ तो वो क्लियरली बता रही है कि हाँ कल रात को नींदें तो उड़ी गई थी हम सबकी, और देख रहे थे, सोच रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। अभी बैक स्टेज पे बैठ के आर्मी की ब्रीफिंग चल रही थी, उसको भी बहुत ध्यान से हम्म। सुन रहे थे कि किस तरीके से सारी चीजें डेवलप होती हुई आ रही हैं। और कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही ये चीजें अब बनती हुई दिख रही हैं कि ऐसा ही हम कुछ सोच रहे थे। पहले तो फर्स्ट मई के पहले पहले हम फुल स्केल वॉर की बातें कर रहे थे, और हम्म। उसके बाद जिस तरीके से गवर्नमेंट अपना स्ट्रैटेजिक मूवमेंट कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ होता हुआ दिख सकता है। तो इन एक्सपेक्टेड लाइंस है सर। अभी कुछ बहुत ज्यादा इसमें देखने वाली बात एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं दिख रही। ठीक है। एक अपडेट दे दें कि पाकिस्तान का जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें जो उनका इंडेक्स है KSE 100, वो आज करीब 5.5% नीचे खुला है। स्टीपेस्ट फॉल सिंस 2021। तो पिछले 4 साल का सबसे बड़ा फॉल आज कराची स्टॉक एक्सचेंज में देखने के लिए मिला है। और एक हमारा मार्केट है जहां पर कि हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी हरे निशान में है और सेंसेक्स हरे निशान में आने की तैयारी कर रहा है, आ भी चुका है 1-2 बार। और निफ्टी हरे निशान से ज़्यादा दूर नहीं है, केवल 25 पॉइंट नीचे है। चलिए, ये अच्छी चीज़ है रचित जी की, यही चीज़ चाहिए थी देशवासियों को कि आपका एक रेस्पॉन्स भी आपका हो जाए और आपकी इकोनॉमी और आपका इकोनॉमिक इंडिकेटर भी ख़राब ना हो, और वो हमें दिख भी रहा है। और पाकिस्तान में जो घबराहट है वो अलग तरीके से दिख ही रही है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया कि उनकी तरफ से ऑल डन है, मतलब जो उन्होंने करना था वो कर लिया। अब अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि हम कुछ ना कुछ तो करेंगे, मतलब रेस्पॉन्स तो हम करेंगे, अब वो देखना होगा कि उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन अब हमारे दर्शक क्या बोल रहे हैं उनकी भी क्वेरीज लेते हैं और बढ़ते अपने। जी सर, बिल्कुल। सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा, और वो ये है कि मतलब 1 मिनट लूंगा सर आपका, कि हाँ हाँ। किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट मल्टीटास्किंग कर रही है। आप ये देखिए, आपने देर शाम यूके का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है, और उसके बाद रात को आप वहां पे अटैक कर रहे हैं। तो मतलब एक पर्टिकुलर लेवल पे, एक पर्टिकुलर एरिया में आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये मल्टीटास्किंग कर रही है, मेरी समझ से मार्केट भी उसी चीज को लेके इस तरीके का रिएक्शन दे रहा है कि हाँ ठीक है, अटैक हो गया और थ्रेट हमारे लिए भी थोड़ा सा है। आई एम प्रीटी श्योर आपके भी शहर में आज वो मॉक ड्रिल होगा, और हमारे भी शहर में आज वो मॉक ड्रिल होगा जिसमें लाइट कट ऑफ हो जाएगी और सारी चीजें होंगी। तो ठीक है, हम उस चीज के लिए भी लड़ रहे हैं, बट दूसरी जगह हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक मूवमेंट जिस तरीके से कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मार्केट उसको एक अच्छी तरीके से लेके चल रहा है। मेरी समझ से सिचुएशन ठीक है सर।